सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि शहबाज को परवाज से क्यों रोका गया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स थे और ऑर्डर थे दोहा फ्लाइट के हवाले से, और आज अलग सुबह शहबाज शरीफ साहब जब परवाज के लिए बोर्डिंग पास ले चुके थे तो उन्हें ऑफलोड कर दिया गया और उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। FIA हुकाम कहते हैं कि उनके पास जो ब्लैक लिस्ट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है और अपडेट ना होने की वजह से शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने दिया जा सकता। ये तो वो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर FIA के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते और उनमें उसका कोई कसूर बज़ाहिर नज़र नहीं आता है, लेकिन हुकूमती तर्जुमान मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि लिस्ट का अपडेट होना ना होना, लिस्ट में किसका नाम शामिल करना है, किसका निकालना है, यह DG FIA का प्रोगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। शहजाद अकबर साहब इससे पहले ट्वीट कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि मुल्जिम मुजरिम से मिलकर ईद करने को बेताब है और मुल्क से बाहर जा रहा है। तो ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ SAPMs की जानिब से आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ज़मानती शख्स को ऐसे कैसे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। तो इन SAPM से मुआवनीन खुसूसी से हमारा सवाल ये है कि हुजूर वाला जब एक कोर्ट ने कह दिया है तो फिर इदारे के ऊपर मामला जब डाले जा चुके हैं यानी FIA के ऊपर, तो आपको इन स्टेटमेंट्स की क्या ज़रूरत है देने की, क्योंकि आप ये करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं। गो अगले 8 दिन कोर्ट्स भी बंद है, अगले 8 दिन शायद लिस्ट भी अपडेट ना हो सके FIA की, लेकिन जब आप पेश होंगे तो फिर आप अपने इन बयानात का जवाब भी देने के पाबंद होंगे और जवाब लेने के लिए मामलात आपके लिए फिर मज़ीद गंभीर भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ 1 in 1 out का फार्मूला चलता आ रहा है, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के जाने के हवाले से ऑर्डर जारी हुआ, दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब का नाम ECL में डाल दिया गया। और उससे बड़ी बात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है कि आपने दर्जनों हॉस्पिटल्स पंजाब के अंदर बनवा दिए, 3 दफ़ा आप वज़ीर आला रहे, लेकिन आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज जो कि पाकिस्तान में मुमकिन है, शौकत खानम जैसा बड़ा हॉस्पिटल, आगा खान जैसा हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन आपको जाना है, कहाँ जाना है, लंदन ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब PMLN के रिप्रेजेंटेटिव्स दे सकते हैं और आज का जवाब उन्हीं से लेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PMLN in focus, #PMLN in focus। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, शहबाज को परवाज से क्यों रोका गया। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज सुबह सुबह क्या हो गया, मतलब हमारी तो तवक्कुआत से ही एक चीज़ बाहर थी कि दोहा की फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट ऑर्डर्स तो अपनी जगह पर जो हैं DG FIA को बराह रास्त किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि नाम ब्लैक लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना है? नहीं, DG FIA को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, ये मिनिस्ट्री मटीरियल का काम होता है। उनको जब कोर्ट ऑर्डर मौसूल होता है उसकी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन को करनी पड़ती है। तो ये मैं इसको एक बड़ी घटिया हरकत समझता हूँ, क्योंकि ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर दोपहर को जारी हो गया था और मिनिस्ट्री मटीरियल में 24 घंटे एक सेल होता है जो कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। तो उन्होंने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, तो जो मुलाजमीन थे एयरपोर्ट पर जी वो बेचारे मजबूर थे इस मामले में। तो ये क्योंकि वज़ीर कल से कह रहे थे कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो ये बदकिस्मती है कि इस किस्म की बातें होती हैं कि जब एक हुकूमत अदालती अहकामात को भी समझने से कासिर हो, उनको इम्प्लीमेंट करने से कासिर हो, उनको कुछ ना समझती हो, तो फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। अब ऐसा आपको लगता है कि ये इत्तफाकिया नहीं है
इट्स अ प्लान्ड थिंग, ये नहीं, सियासी बिल्कुल इंतकाम? इत्तफाकिया नहीं है, वो उसी वक्त चेक कर सकते थे म्यूनिसिपल इंटीरियर से कि भाई ये ऑर्डर्स क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उनको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। क्या आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे, उनके जाने का कह दिया गया, 8 हफ्तों की छूट, और वो कोई आम शख्सियत नहीं है, इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आला हैं, इस तरह एयरपोर्ट से हजीमत के साथ घर वापस जाना, आप लोग कंटेम्प्ट में जाएंगे? नहीं, इसमें हजीमत कोई नहीं होती। कंटेम्प्ट का मसला जो है ये अदालत का मसला है, अदालत इस पर नोटिस ले सकती है, और कानून सबके लिए बराबर होता है। तो यहाँ पर बदकिस्मती से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो सियासतदान है, उनके लिए कानून और है और आम आदमी के लिए और है। तो ज़्यादा जबर जो है वो सियासतदानों को बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सियासतदान वो जो ज़्यादातर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हों, और इस वक्त तो PMLN निशाने के ऊपर है, वो नज़र आ रहा है। जी, एक अदालती हुक्म था, इस वक्त से नहीं है, पहले दिन से है, और हमने 9 साल मुशर्रफ भी गुजारे हैं, तो हमें इन चीज़ों से कोई खतरा नहीं होता या डर नहीं होता, लेकिन खौफ उनका जाहिर होता है जो ये काम करते हैं। ये उनका जो अभी जिस तकलीफ और मुश्किल में ये हुकूमत है, ये उनका एक रिफ्लेक्शन है कि उनकी क्या हालात है। यानी वो अपनी तकलीफ दिखा रही है इस तरह के इकदाम। हमेशा जब आप घटिया हरकत करते हैं तो बात तो आपकी होती है। अब आगे 1 हफ्ता, तकरीबन 1-1.5 हफ्ता तमाम कोर्ट्स, बैंक्स, सब कुछ बंद है, तो आप लोग क्या, आपका अगला लाएमल होगा? ज़ाहिर है आज तो जो रोक दिया गया, अब आज की आज में तो लिस्ट अपडेट हो नहीं सकती, या हो सकता है ये भी मौजज़ा हो जाए, वैसे कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। तो आपको लगता है कि उनको जाने दे दिया जाएगा, या फिर आपको 1 हफ्ता यानी कि 16 मई तक इलाज की घर से जा रहे हैं, चले जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि रुकावट पड़ सकती है। नहीं, रुकावट तो जाहिर है कि कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन अगेन अगर FIA की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट नहीं है, ये म्युनिसिपल इंटीरियर करती है, FIA उसको इम्प्लीमेंट करती है। राइट, जो निकालना डालना होता है ये म्युनिसिपल इंटीरियर का काम है। डायरेक्टली कौन है आपको लगता है जो ये कर रहा है? देखें, वैसे तो गवर्नमेंट का आपने इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम नाम ले लिया कि गवर्नमेंट कर रही है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है जो ये नहीं होने देना चाहता? ये पता करना मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि इस हुकूमत में हर वजीर जो है वो दूसरा महकमा चला रहा होता है, तो अब पता नहीं अब इंटीरियर को कौन चला रहा है, क्योंकि इंटीरियर के बयान साहब है सर, सबको पता है, शहजाद अकबर साहब है। नहीं, वो तो वजीर है ना। हाँ जी, तो बातें जो करते हैं वो फवाद चौधरी साहब अक्सर बातें करते हैं, कल भी उन्होंने बात की, आज भी ट्वीट किया, अभी भी ट्वीट किया। तो वो अब मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पता नहीं है कौन सा वजीर महकमा चलाता है। यहाँ पर हर वजीर अपने काम के अलावा हर दूसरा काम जानता है और उसके बारे में बात भी करता है। तो पहले उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म ही ऐसा हो जिसको खुद नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो वजीरों का भी यही हाल होगा। माजी करीब में आपकी बड़ी ही इत्तेहादी जमात अब आपके ऊपर बार बार एक ही बात करके तबर्रा कर रही है, और वो कहती है कि आप लोगों की, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होना या उनका मुल्क से बाहर जाना एक रिलीफ के ज़ुमरे में आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या कहेंगे आप? मैं इनको बड़ा मशहूर हूँ कि हमें याद करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और शुक्र है उनको भी एहसास हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है, कम से कम उसको बुरा तो समझना शुरू किया। वो बुरा नहीं समझ रहे, वो हाँ आपके एंड पे बुरा समझ रहे हैं। वो इस सबको ये एहसास हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये खेल खेलना, उनकी झोली में बैठना बुरा काम होता है, ये तो एहसास हो गया ना। अब बाकी बातें जो है वो कोई बीमारी के हवाले से बाहर जाए तो वो समझते हैं कि यानी उनका ड्यू राइट है, वो जा सकते हैं, ज़ाहिर है इलाज की गर्ज से तो जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी अगर कर रही है तो वो माजी में, पीपल्स पार्टी देखिए, माजी और मैं हाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ, असूल की बात कर रहा हूँ। अगर वो घटिया बातें करना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मीडिया में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई ख़ास पैगाम लेकर जा रहे हैं लंदन। आप ही इसको नेगेट कर सकते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, PMLN का फ्रंट फेस, इतना बड़ा फेस, आप इसको नेगेट कर सकते हैं कि क्या बातें चल रही हैं मीडिया के अंदर? किसका पैगाम है? अभी ये तो आप बताएंगे ना सर, अगर कोई आपसे कह रहा है। वो पैगाम रसानी के ज़माने चले गए हैं जब कोई ताल्लुक नहीं होता था आपस में, घोड़े पे आदमी बैठता था, स्काइप वीडियो कॉल आ जाती है, घोड़े पे आदमी तो 1 मिनट लगता है, तो वो ये सब ऐसी बातें हैं जी, पहले भी हम सुनते आए हैं कि फलाना। मैं खुद गया था, मशीरा मेरी बहुत अमेरिका गया था जब आप? जी,
तो वहाँ पर पूरा 2 हफ्ते में बाहर था, तो यही बातें होती रही जी, फलाना पैगाम लेकर गए, फलाना पैगाम लेकर गए। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पैगाम रसानी के ज़माने अब चले गए। जिसने करनी होती है कॉल कर लेते हैं, टेलीफोन पे कॉल, टेलीफोन पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां 1 in 1 out का जो फार्मूला है ना, वो घिसा पिटा फार्मूला, वो रिपीट होते होते फिर आ जाता है। यानी अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, जमानत, उसके बाद उनके बाहर जाने की इजाज़त, ये फार्मूला अप्लाई हुआ। दूसरी तरफ उसी दिन एहसन इकबाल साहब का नाम ECL में डाल दिया जाता है। तो ये ट्रेंड है जो पुराने ट्रेंड्स की तरह चलते जा रहे हैं, ये भी एज पर प्लान है, आपको लगता है? देखिए, मुझे इन बातों का पता नहीं है, ना मैं इन ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ। ये घटिया हरकतें हैं, ये कभी भी मुल्क के मसाइल हल नहीं करती। हमने पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को दी है। मैंने पहले भी 9 साल मुशर्रफ दौर में ECL पे गुजारे, एब्सोल्युटली जी, अभी 2 साल से ज़्यादा हो गए, ऐसा ही है। तो ये मेरी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उन लोगों की असलियत की अक्कासी है जो ये काम करते हैं, जो खाइफ हैं, जो खौफज़दा हैं। वरना हर शख्स का हक है कि वो कारोबार करे, वो मुल्क से बाहर जाए, अपना काम करे, जो भी वो करना चाहता है। ये सिर्फ एक तंग करने का तरीका होता है। तो ये मैं पहले ये कहता हूँ, घटिया चीज़ों से हुकूमत कभी नहीं चलती। इंसान को इन चीज़ों ज़रा ऊपर होना चाहिए। एक और तबसरा भी बड़ा जोर पकड़ रहा है, और वो ये कि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, दर्जनों हॉस्पिटल्स बनवा डाले, तो वो इलाज के लिए वो लंदन चले जाते हैं या फिर वाया कतर लंदन चले जाते हैं। तो वो यहाँ क्यों नहीं करवाते जब यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास? ये हर आदमी का हक है जहाँ से मर्जी, इसमें तो कोई शक नहीं, इस्तेहकाक है, आप उन पे छोड़ दें, इस्तेहकाक है, उन पे छोड़ दें, इस्तेहकाक है, मुल्क की इस्तेहकाक नहीं है, ये उनकी मर्जी है जहाँ से इलाज। वो आज बीमार नहीं हुए, 2001 से बीमार हैं, और बड़ी सीरियस बीमारी है, कैंसर है, बड़ा सीरियस किस्म का कैंसर था। 2 साल उसका इलाज हुआ, और अब हर साल में 2 दफ़ा उनके बड़े एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं, तकरीबन मेरा 3 या 4 हफ्ते के टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो भी अगर उसमें कोई खामी नज़र आए, तो ये इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं होता। अब्बासी साहब, कल तक आपके साथ मिलकर जो इमरान खान साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पर सिलेक्टेड कहा करते थे, अब वो आपके लिए यानी PMLN के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट वर्ड इज़ ओरिजिनली सिलेक्टेड। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। तो मैंने कहा इज दिस अनफॉर्चुनेट या फिर वाकई कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं? देखिए, मैं यही बात करता हूँ कि मैं उनकी मशहूर हूँ कि हमें याद करते हैं, लेकिन घटिया बातों से सियासत नहीं हो सकती। सियासत हमेशा थोड़ा इन मामलात से ऊपर जाकर होती है। हमने बारहा ये कहा है कि जो इस मुल्क में होता रहा है उसका एक ट्रुथ कमीशन कायम कर दें। उसमें आपको हकायक सामने आएंगे कि इस मुल्क में क्या होता रहा है, कौन सिलेक्टेड रहा है और क्या करता रहा है। मैं बहुत सी बातें इंसान कर सकता है, लेकिन मैं एक घटिया बात का जवाब घटिया बात से नहीं देना चाहता। राइट। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मिसयूज़ हो गई हो एक ऐसी जमात के हाथों जो अब आपको ओरिजिनली सिलेक्टेड का लक़ब दे रही है? देखिए, अगर मैं मिसयूज़ हो गया हूँ, नहीं सिर्फ आप नहीं, पूरी जमात जी, पूरी PDM है जी, PDM है। PDM एक तहरीक है, वो इसका एक बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर कोई जमात इस बयानी से इत्तफाक नहीं करती तो फिर उससे रास्ते जुदा हैं, इतनी सी बात है। तो तकलीफ़ मैंने हमेशा कहा है, तकलीफ़ उनको होगी, मार उनको पड़ेगी जो PDM का प्लेटफॉर्म छोड़ते हैं। ये आप देखेंगे, क्योंकि लोग आज समझते हैं कि कौन बात कर रहा है मुल्क में हकीकत की और सियासत की और मुल्क में के मामलात के हल की, और वो सिर्फ PDM है। जो PDM के बयानियाँ छोड़ेगा अपना नुकसान करेगा। डू यू थिंक PDM स्टिल इंटैक्ट? जी बिल्कुल। PDM दो बड़ी जमातों के जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी जमातें चली जाएं, जब तक बयानियाँ है यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। किसी और के पास कोई हल है तो बता दे, हमारे पास तो यही हल है, तो हम इस पे कायम हैं। खुशाब और डस्का में जीतना आपको लगता है कि इसी बयानिए का नतीजा है, बयानी की सक्सेस है? बयानी इलेक्शन में बहुत से मुहरक़ात होते हैं, दोनों हमारी सीटें थीं। बिल्कुल। बाई इलेक्शंस आमतौर पर हुकूमत ज़्यादा मजबूत होती है, उसके पास मसाइल भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो जिस किस्म की मार हुकूमत को पड़ रही है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हुकूमत को भी पड़ रही है, लेकिन एक सीट पर आप लोगों को भी थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। आई एम टॉकिंग अबाउट NA-249 कराची में चंद सौ वोटों की लीड से एक दूसरा कैंडिडेट जीतता है। सबसे पहले तो बताइए कि वहाँ आप लोग कैसे हार गए? आई मीन इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। हम लोग देख रहे थे ट्रेंड्स,
मुझे तो ये लग रहा था कि मिफ्ता साहब जीत गए। ये सवाल है, लेकिन असल सवाल ये है कि जिसकी सीट थी उसके साथ क्या हुआ। असल सवाल ये है 249 का 5वें नंबर पे चली गई जी, और उस जमात से मार खा गई जिसको उसने खुद कलअदम करार दिया। जब मैं उन्हीं से सवाल कर रहा था, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि आप बगलें बजा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जीत गई, नून लीग हार गई। मैंने कहा इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे ये बताएं कि आप कहां खड़े हैं जो आप ये सवाल कर रहे हैं। कलअदम करने वाले, कलअदम होने वाले ने कलअदम करने वाले को कलअदम कर दिया। ऐसा ही है। आपको लगता है कि कलअदम की बात छिड़ पड़ी है तो ये पूछना बनता है कि एक मजहबी सियासी जमात को इस तरह से कलअदम करार देना दुरुस्त था? Was that a right act? नहीं, बिल्कुल गलत बात थी। इसका एक प्रोसेस होता है। मेरा ये हुकूमत ये कल आप देखेंगे कि यू टर्न कर लेंगे। वो तो अजीम क़यादत की निशानी होता है। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कलअदम की समरी भेजी थी आज से 3-4 हफ्ते पहले, उन्होंने अब गैर कलअदम करार देने की समरी भी भेज दी है। Is that the part of the deal as well? जो मुआहदा ये 12 मुल्क के डीलों से नहीं चलेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। सियासी और अस्करी क़यादत इस वक्त सर सऊदी अरब में है। हुकूमत की खारजी सतह पर ताल्लुकात दुरुस्त समत में है। आपके साबिक वज़ीर आज़म भी है, और दूसरा ख़ास तौर पर जो एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी हमेशा हमारे साथ रही है, सऊदीया इन्फ्लुएंस पॉलिसी, तो लगता है कि वो उसी ट्रैक पे हैं हम लोग या उससे बाहर निकल पाए? हमने तो जो देखा है, खारजा पॉलिसी में दो राय नहीं होती, रियासत की पॉलिसी होती है। लेकिन हमने पिछले 3 साल में यही देखा है कि ताल्लुकात को तबाह किया जाता है और फिर उनको जोड़ने की कोशिश की जाती है। ये बात मेरी समझ से बाहर है। जो भी मुल्क हमारे करीब रहा है, हम उससे दूर हुए हैं इस अरसे में, और वक्त इसी पर सर्फ कर रहे हैं कि किस तरह उस ताल्लुक को बहाल किया जाए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। हमारे तमाम जो दोस्त हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं दुनिया में, उन्होंने इस अरसे में वो ज़वाल ही उनमें आया है, उनमें कोई बेहतरी नहीं हुई। अब्बासी साहब, आप तो वज़ीर आज़म रहे हैं, जाहिर है जब आप खुद कह रहे हैं कि पॉलिसी स्टेट की चलती है, चाहे उसमें खान साहब प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब हों, या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हों, जब पॉलिसी स्टेट की चलनी है तो फिर हम आपको क्यों लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं? ऐसा कैसे? हालात आपके सामने है। जब आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहेंगे, जब उस ताल्लुक को बहाल नहीं रखेंगे, ताल्लुक जैसे ज़िंदगी में ताल्लुक होते हैं, स्टेट्स के ताल्लुक भी ऐसे ही होते हैं, तो आपको वो ताल्लुक बहाल रखना पड़ता है, दूसरे का एतमाद रखना पड़ता है। आप देख लें, अमेरिका से क्या हमारे ताल्लुकात आज बेहतर हैं, चीन से क्या बेहतर हैं, रूस से क्या बेहतर हैं। नहीं, रूसी वज़ीर ख़ारजा तो 9 साल बाद आए थे ना, 9 साल बाद आए थे, उससे पहले ताल्लुकात क्या थे ये भी देख लें, और यहाँ से क्या राय लेकर देंगे उसको भी पता कर लें। यूएई से ताल्लुकात बेहतर हैं, हमारे तुर्की से ताल्लुकात बेहतर हैं, आज सऊदी अरब से बेहतर हैं, हमारे इस रीजन के अंदर ताल्लुकात देख लें। ये बड़ी बदनसीबी है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसको ना अपने अवाम की परवाह है, ना मुल्क की परवाह है। अच्छा, रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं तो इंडो पाक रिलेशंस तो हमेशा खटाई में पड़े, एंड द बोन ऑफ कंटेंशन वाज कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बड़े इंसानी अलमिया के ऊपर इमदादी पेशकश कर दी। ये कुछ दिन पहले की बात है। आपको लगता है कि वाज दैट ए राइट जेस्चर बाय पाकिस्तान? जी, जेस्चर ठीक होता है, लेकिन आप क्या मदद करेंगे? बात तो ये है, आप खुद काबिल रहे में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारे पास तो ना खुद वैक्सीन है, ना खुद ऑक्सीजन है, दो ही चीज़ें वहाँ पर चाहिए। तो ये अच्छी बात होती है कि आपने बात कर दी है, ठीक है। जेस्चर ठीक था, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। जेस्चर की हद तक ही है, बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे अपना घर कमज़ोर है। शायद खाकान अब्बासी साहब, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको मैंने बड़ा ब्रांगेख्ता देखा। मैंने आपको 2 वीडियोस में बड़ा ब्रांगेख्ता देखा। ब्रांगेख्ता मींस आप एजिटेटेड थे। चलो, ये भी नया लफ्ज़ सीख लिया। नहीं, आप मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ी खुशी, आपसे बड़े अल्फाज सीखता हूँ। कुछ ब्रांगेख्ता नजर आके किताब किसी में देखना पड़ेगा। एजिटेटेड, बहुत गुस्से में थे। कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये उर्दू है सर। अच्छा। उर्दू है, वैसे आया इब्रानी से, लेकिन उर्दू में शामिल हो गया। मैंने आपको देखा, एक तो उस वीडियो में, जिस वीडियो में अटैक हुआ मरियम बीबी पे, मरियम औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ, आप थे वहाँ पर, मुसद्दिक मलिक साहब थे, तो उसमें आप बहुत गुस्से से उछल के आपने सामने वाले को जवाब दिया और बहुत आप गुस्से में बोले भी थे। एक उस वीडियो में देखा। एक दूसरी वीडियो जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने देखी, स्पीकर डाइस के सामने आपने एक बात की जूता मारने के हवाले से। तो आपको लगता है कि आप जैसे हलीमुत तबाह शख्स, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान,
आपके मुंह से ऐसे अल्फाज या आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए, मतलब कितनी भी एजिटेशन क्यों ना हो? नहीं होने चाहिए। कैसे हो गया ये? लेकिन आप इश्तिहाल देंगे तो इश्तिहाल आपको मिलेगा। मैं ज़िंदगी में ना कभी इसको गाली दी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। किसी सख्ती से बात करता हूँ, लेकिन मुझे आजमाए ना, मेरी ये गुजारिश है। मैं ये काम काफ़ियों से बेहतर जानता हूँ। ये आजमाइश अकेली आपके लिए थी या पूरी पीएमएलएन के लिए एक मामला था फ्लोर ऑफ द हाउस? मैं पीएमएलएन को लीड कर रहे थे और नामूस रसालत की बात थी। हाउस में हम जाते हैं बात करने के लिए, अवाम के मसाइल पर बात करने के लिए। तो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा था? जी, मैंने बटन दबाया, मैंने इंतज़ार किया। एक दिन पहले मुआहिदा हुआ था स्पीकर साहब से, इन्हीं स्पीकर साहब से, कि किस तरह हाउस चलाया जाएगा, जिस तरह वो 3 साल से नहीं चला रहे थे। तो वो मुआहिदा 24 घंटे भी कायम ना रह सका। तो मुझे इस बात पर अफसोस है कि हालात यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई नदामत नहीं है। ये पार्लिमान के मामलात का हिस्सा होता है। पार्लिमान जज्बात के इजहार की जगह है, और बदकिस्मती ये है कि आज हालात को, माहौल को ख़राब करने वाला आदमी स्पीकर है। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये तलखियाँ होंगी पार्लिमान में, अगर आप पार्लिमानी रवायात को नहीं समझेंगे तो ये चीज़ें होंगी। बदकिस्मती है कि ये होती हैं। अब इसमें चाहे आपको जो नोटिस मिला है उसके बाद आपकी रुकनियत आर्जी तौर पर मुअत्तल होती भी है, स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पॉलिटिकल लीडर आपको फर्क की बात नहीं है। हाँ। मैं इसमें अपने आप को हक के रास्ते पर समझता हूँ। अगर स्पीकर बात नहीं करने देगा तो तलखी इससे भी ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ खत्म नबूवत। खत्म नबूवत का मामला तो ज्यादा हसास है जी। लेकिन अगर मेरा हक मुझसे छीनेगा स्पीकर, फिर स्पीकर को भी इन मामलात का सामना करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमने बात करनी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सदर दोनों ऑफर कर रहे हैं तो अपोजिशन की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, जो इस वक्त फेयर अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है और बड़ी सख्त अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, उनकी जानिब से साफ साफ इनकार कर देना कि हमने नहीं बैठना ऐसे किसी रिफॉर्म्स के फोरम के ऊपर। तो उसकी रीज़न क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। अब खाकान अब्बासी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दावत दे दी है, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं। आप लोगों ने बगैर लड़की का मुँह देखे रिश्ते से इनकार कर दिया कि नहीं जी ऐसी बहना ही नहीं है, तो ये क्यों सर? मैं रिश्ता भेजने वालों के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्हीं के ऊपर बात करते हैं जो रिश्ता लेकर आए हैं उन पे मुझे शक शुबा है। कौन लेकर आया है? आपने खुद बताया सदर साहब है और वज़ीर आज़म साहब। वो तो रिश्ता देने वाले हैं ना, वही वो रिश्ता देने वाले या लेने वाले जो भी है। हाँ। मुझे तो उन पे शुबा है। उनकी शक्लें पसंद नहीं है आपको? दोनों को शक्ल उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह दोनों की। अच्छा, बात बड़ी सीधी सी है। सदर साहब को ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है। हमारे पार्लियामेंट के 3 हिस्से, कौमी असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट। which is actually neutral और न्यूट्रल नहीं होता, ही इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म की, उनके क्या ताल्लुक है? और उन्हें बात करनी है तो जब आएंगे कौमी असेंबली में या कौमी असेंबली का इजलास बुलाकर उससे खिताब करें। और मैंने बदकिस्मती से उनकी बात सुनी है जो उन्होंने कही है। उन्होंने एक मशीन की बात की है, ईवीएम। इलेक्टोरल रिफॉर्म एक मशीन है। नहीं, मुझे सदर साहब बता दें, उन्होंने कहा है, मैं तो उनकी बात पे यकीन करना चाहता हूं। ईवीएम एक मशीन है जो कि मैं ये कह रहा हूं, सदर साहब ने ये कहा है कि देखें ये मशीन है, आप इसको समझें। मेरे पास भी मशीन है, उनकी भी मशीन है, मेरी भी मशीन है। आए मशीनों का मुकाबला कर लें। बात मशीन की नहीं है। सदर साहब को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पार्लियामान का हिस्सा है। इस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं, मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसका हल निकालने की जरूरत है, और उसका हल आइन में है। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो आपने करने आप कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो आप शौक पूरा कर लें। पाकिस्तान में मेरी नज़र में कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। जी, मेरा नहीं ख्याल। आपने कुछ करने हैं कर लें, होते रहे। 2017 में एक बड़ा वसी इलेक्टोरल रिफॉर्म आपने फिर करना है कर लें। उसको ले आए ना हाउस के फ्लोर पर, आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं, ले आए।
बात है इलेक्शन की चोरी की, उसको आप कैसे रोकेंगे? ये बात ये करें, आज अगर डिबेट करनी है, इस बात का फैसला करें कि हम अपने मुल्क में इलेक्शन की चोरी कैसे रोकेंगे। क्या ये इलेक्टोरल रिफॉर्म, क्या उस डिबेट में जिसमें ईवीएम का तस्करा आ रहा है, आपको लगता है कि इसमें वोट की चोरी नहीं रुकेगी, इसके जरिए मजीद बढ़ेगी, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। ईवीएम देखें, यहाँ ना सदर साहब को समझ है ना ईवीएम बनाने वालों को समझ है। ईवीएम आप समझा दें ना प्लीज, आप समझा दें, क्योंकि ये इशू ईवीएम नहीं, ईवीएम हुकूमत का मसला नहीं है। ईवीएम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का मसला, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मसला है। जब आप आईन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत के क्या इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात। रूल्स ऑफ बिजनेस तो यही कहते हैं कि हुकूमत तजवीज दे, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर देखे और आपके साथ बैठकर डिस्कस करें। रूल्स ऑफ बिजनेस तो यही है। सदर साहब भी ईवीएम बना रहे हैं, वज़ीर साहब भी ईवीएम बना रहे हैं, एंकर भी बना रहे हैं, कई वजीर बना रहे हैं, चौधरी साहब। और सबसे बढ़कर आज किसी को पार्लियामान के फ्लोर पर आकर ये बात करने की तौफीक नहीं हुई कि आप करना क्या चाहते हैं। ट्वीट हमारे आइन का हिस्सा नहीं है, स्टेटमेंट तो कॉन्फ्रेंस हमारे आइन का हिस्सा नहीं है। आपने पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, फ्लोर ऑफ द हाउस जगह है। जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर मुझे आपकी नीयत पे शुबा है। ये सारी बात, अगर ड्यू प्रोसेस हो और आपकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के जरिए तजावीज़ रखे तो फिर आप लोग बैठेंगे? मुहतरमा इलेक्शन कमीशन नहीं मेरे भाई तजावीज़ दे सकता, पॉलिसी स्टेटमेंट हुकूमत ने देनी है कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या है जो चाहते हैं। ये आगे हाउस द फ्लोर बता दें, बिल मूव कर दें, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद हाउस में रेजोल्यूशन पास होता है कि एक कमेटी बन जाए या स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो जाए। ये मामला वहाँ पर डिस्कस होते हैं। ये आप सस्ती शोहरत के लिए काम नहीं करते। आज हर काम इस हुकूमत का बदनीयती और सस्ती शोहरत के हसूल के लिए है। हकायक से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको हुकूमत की नीयत पे शक है, इस वजह से आप लोग? मुझे शक नहीं, मुझे मुकम्मल यकीन है कि बदनीयती पे, पक है जी, पूरा यकीन है कि बदनीयती पे इनके काम है। इनका हर काम बदनीयती पे होता है। असद उमर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है और बड़ी ज़्यादा वायरल भी हुई, उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल नहीं होंगे लेकिन असेंबलियाँ तोड़ देंगे। तो कौन कर रहा है? मैं इसे पूरा एग्री करता हूँ। ब्लैकमेल हो रहे हैं? नहीं, वही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो कौन कर रहा है? उनका इशारा आपकी तरफ है ना, असद उमर साहब का, नून लीग की तरफ है, बाकी जमातों की तरफ है कि आप लोग ब्लैकमेल अगर ज्यादा करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने असेंबलियां तोड़ दी। कैसे ब्लैकमेल होती है समझा दें। तो कर देना थोड़ा ब्लैकमेल। पहले तैयार हुकूमत के पास अक्सरियत तो वो ब्लैकमेल नहीं होती। अक्सरियत नहीं है तो ब्लैकमेल हो जाएंगे। अक्सरियत तो है ही नहीं ना, मसला बस फिर जिस जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है उससे बात करनी। तो वो तो इत्तेहादियों की तरफ उनका इशारा नहीं था, उनका इशारा अपोजिशन की तरफ। नहीं, मैं तो उनको हुई अपोजिशन में ना, मैं तो ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं तो उनको गिराऊंगा। ब्लैकमेल तो होता है घर के अंदर से आदमी, जो आपके हवारी हो या दोस्त हो, वही ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये गुडविल जेस्चर क्यों कि अभी तक क्यों नहीं गिराया गया? अगर आप लोग इतनी फेयर और स्ट्रांग अपोजिशन है, गिराने की अक्सरियत हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात ये, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है अदम एतमाद का, वो उसके अंदर अदम एतमाद सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होता है जब मुल्क में आइन बालादस्त हो या मुल्क के अंदर कोई कानून की पासदारी हो। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं अदम एतमाद करने के लिए, वो दोनों यहाँ पर नहीं है। अदम एतमाद के लिए बाकी जमातें भी तो आपके साथ नहीं खड़ी हो रही ना, जैसे नहीं, जमातें सारी खड़ी हैं, जमातों का मसला नहीं है, अक्सरियत हुकूमत के पास होती है। हुकूमत ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास 178 लोग हैं, ये अक्सरियत है। तो जब तक अक्सरियत है हम उस खेल में नहीं पड़ना चाहते, हम अदम एतमाद के खेल में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस खेल में क्या सौदा करना पड़ता है। भाई साहब, एक बड़ी ज़बरदस्त वेव जनरेट की थी आप लोगों ने पिछले 6-8 महीने के अंदर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, बड़ी ज़बरदस्त वेव थी और पब्लिक भी उस तरफ देखना शुरू हो गई थी, क्योंकि पब्लिक जाहिर है कि एक आम आदमी का मसला, मेरे जैसे आम आदमी का मसला, और भी हमारे साथ हमारे को वर्कर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, सबका मसला महंगाई है, एवरीबडी नोज। आप लोग एकदम से शटर हुए और खामोशी छा गई, उसकी रीज़न क्या है? देखिए, तहरीक खामोशी या वेव पे नहीं होती, तहरीक बयानिए पे होती है। और जो पीडीएम ने हासिल किया है इन 6 महीनों में, वो शायद आप उसका सबसे पहले आपको उसका इतराफ़ करना चाहिए था कि जो बात पाकिस्तान में बंद कमरों में दबे अल्फाज में होती थी, आज वो हरफ आम है। जो मुल्क की हकीकी खराबी है आज हर शख्स उसको समझता है। लोग डिस्कस करते हैं, लोग ये समझ चुके हैं कि हमारी महंगाई का मसला, हमारी तकालीफ जो है,
जो मुल्क की परेशानी है उसकी वाहिद वजह इलेक्शन की चोरी है, उसकी वाहिद वजह आइन से इनहराफ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी तहरीक के लिए जो पीडीएम ने हासिल की है। अब पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान की सियासत जो है, पाकिस्तान के मामलात जो हैं, वो इस नुक्ते से आगे चलेंगे, अब पीछे नहीं जाएंगे। अब आइन तोड़ने वालों के रास्ते में रुकावट आएगी, इलेक्शन चोरी करने वालों के रास्ते में रुकावट आएगी, सौदा बेचने वालों के रास्ते में रुकावट आएगी। आज पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि सौदा बेचने वाले हैं, खरीदार नहीं है। आज क्योंकि अवाम देख रहे हैं, जो असूलों पे सौदेबाजी करेगा, जो आइन से नाराफ करेगा, उसका एहतसाब आवाम करेंगे। लेकिन सर जो मोमेंटम एक डेवलप हुआ था, लोग तो अब उसकी तरफ फिर से देखते हैं। मोमेंटम अपने मंतकी नतीजे को पहुंच चुका है। नहीं, आप तो आर या पार करने वाले थे सर। नहीं, आर या पार सियासत में इस तरह नहीं होता। इस्तीफे भी देने थे जी, इस्तीफे, बिल्कुल इस्तीफा एक तरीका था जिससे आप जल्दी रिजल्ट हासिल कर सकते थे, क्योंकि निजाम मफलूज तो क्यों ना हुआ? पीस पार्टी उसे हट गई। आप लोग मुझे पीस पार्टी से कोई गिला नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन 160 इस्तीफे देना, जो कि असेंबली का तकरीबन 50% है जी, और 100 से कम इस्तीफे देने में फ़र्क होता है, उसके असर में फ़र्क होता है। तो अगर वो होता तो उसके असरात आपको जल्दी मिलते। तो पीपल्स पार्टी ने मिसचीफ किया। मैं उनकी बात का एहतराम करता हूँ, उनके फैसले का एहतराम करता हूँ, जो भी उनके मुहर्रकात। इवन देन कि वो आप लोगों को ओरिजिनली सिलेक्टेड कहते हैं, कुछ भी कहते रहे, मर्जी कहते रहे, अवाम हकीकत जानते हैं। इतने हलीमुत्तबा शख्स, मुझे इन बातों से गर्ज नहीं है। इतने हलीमुत्तबा शख्स और ठंडे आदमी से मैं जब वो जो 2-4 जुमले मैंने सुने हैं ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो अगेन मैं दोबारा दोहराना, यही काफी आपके लिए कि ये पता कर ले कि वो हालात पैदा क्यों हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई सेकंड यू ऑन दिस सर। अब NA 249 की दोबारा गिनती से आप लोगों ने बाइकआउट क्यों किया? आपको लगता है वहाँ पर धांधली हुई इस मैनुअल सिस्टम के अंदर भी? भाई, जो पहला थैला वहाँ पर खुला उसमें सील ही नहीं थी, मुझे पता है। फिर एक रिकाउंट की बुनियाद सील पे होती है। किसने की धांधली? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है, वो पता करे। नहीं, डाउट तो होगा ना, जिस सूबे में हो रही है उन्होंने की। सूबे में इलेक्शन हो रहा है, सूबे का अपना उम्मीदवार है, प्रिजाइडिंग अफसर सारे सूबे के होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जी। तो अगर कोई खराबी होती है तो जिम्मेदारी सूबे की भी आती है। सिंध इज रिस्पॉन्सिबल, आप जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी उनका कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है। आपको लगता है कि उनकी जो जीत है वो फेयर नहीं है और मिफ्ता इस्माइल साहब वाज वेरी वेल डिजर्व्ड कैंडिडेट? ये तो जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो बताएगा। जब आप इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, आपने बाइकआउट कर दिया। प्रोसेस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि वहां पर वो फेयर रिकाउंट ही नहीं हो रहा। फर्दर क्या करना है? आपने कोर्ट में जाना है, क्या करना है? इलेक्शन कमीशन में जो भी हमारे पास राइट्स हैं इस्तेमाल करेंगे जी। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के एक ग्रुप की मुलाकात हुई बीच में, तो मेरी कुछ दिन पहले आबिद शेर अली साहब से बात हुई थी, वो भी बहुत बरंगेख्ता हो गए थे, वो भी बहुत बरंगेख्ता हुए मेरे शो पे। मुझे बरंगेख्ता का पहले मतलब पता कर रहे थे, और मतलब ना निकल रहा। नहीं, यही है सर। मैं 3 किताबों का मुसन्निफ, छोटा सा क्या मतलब है? एजिटेटेड, बड़े गुस्से में थे, ठीक है। और उन्होंने एक और लफ्ज भी गुस्से में थे। अच्छा, तो गुस्से इस्तेमाल कर रहे, बरंगेख्ता से वो परेशानी हो जाती है। कल और केस ना बन जाए, पता नहीं आपने बरंगेख्ता कहा टीवी पर। नहीं, कोई केस, आप भी केस बन जाएगा, मुझे भी बन जाएगा। नहीं, मैं सर, मैं बड़े रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये लफ्ज यूज किया है। ठीक है, हलीमुत्तबा बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ यूज किया। तो जाने मैं कबूल कर ले, तो बरंगेख्ता भी अभी भी मुझे शुबा है। अच्छा, वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा जी ये जो है ना जहांगीर खान तरीन साहब के जो चक्कर लग रहे हैं कोर्ट के, और उसके बाद उन्होंने जो ग्रुप बनाया है, ये सारे कोट एंड कोट लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, ये सारा टोपी ड्रामा है। आपको लगता है कि ये ड्रामा है, स्टेज किया गया है, या वाकईतन एक अलग ग्रुप बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू कर सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट? देखिए, मैं इन कहानी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं हकायक की बात करूँ। करें ना, हकायक की बात। इस मुल्क का लीडर तो अपोजिशन है, 140 दिन जेल में रह चुका है, इस पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आज तक इल्ज़ाम नहीं है। उस पर नैब का केस बनता है और जेल जाता है। जहांगीर तरीन साहब पे
सैकड़ों अरब की चीनी का केस है, जो केस नहीं बना। आपको ये बात भी सुन के हैरत होगी, उनके जो केस है वो SECP के केस, जी 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 जी, वो FIA डील कर रहा है, और FIA का भी वहाँ ताल्लुक नहीं है। SECP रेगुलेटर है, वो जहांगीर तरीन से खुद पूछ सकता था। तो ये दोहरे जो इंसाफ के मेयार हैं ना, आपको लगता है कॉस्मेटिक है ये चीज़ें? देखिए Apparent है। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ नहीं, वो कि तो अगर logical है, अगर logical अगर है। जहांगीर खान तरीन साहब पे भी नैब का केस बनता, उनको भी अरेस्ट कर दिया जाता, उनकी 90 दिन रिमांड में रहते, फिर उनको जेल भेज दिया जाता, जहाँ वो हमजा शहबाज की तरह 2 साल जेल गुजारते, उसके बाद बेल करा के बाहर आते, तो फिर इंसाफ का एक ही निज़ाम था। तो मेरे लिए इंसाफ का निज़ाम और है, जहांगीर खान तरीन साहब के लिए और है। तो ये कुछ बात बनती नहीं। और ये जो ग्रुप वाला सीन है, जो 38 लोगों का ग्रुप, 33 ग्रुप मौजूद है, ग्रुप मौजूद है, और उस ग्रुप अगर वो वाकई हुकूमत के खिलाफ है तो फिर हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। अगर वाकई खिलाफ फिर आज अगर वाकई खिलाफ है तो आज इस हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो जहांगीर खान तरीन के हाथ में है, वो इमरान खान के हाथ में नहीं। किसी वक्त भी वो टांग खींचे तो आपके सामने है 8 या 11 MNAs हैं और वह 30 MPAs हैं। दोनों पंजाब हुकूमत भी जाती है और वफाकी हुकूमत भी जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब ट्रुथ कमीशन कभी बना इस मुल्क में तो इस मामले की हकीकत भी आपके सामने आएगी। 2023 से पहले इंतखाबात हो सकते हैं? इंतखाबात किसी वक्त ही मुल्क में हो सकते हैं, और मेरी नज़र में सबसे बड़ा हामी हूँ टर्म मुकम्मल करने का। लेकिन जो हालात आज मुल्क के हैं, मैं नहीं समझता मुल्क मुतहम्मल हो सकता है। और फिर एक हुकूमत जो हाइब्रिड निज़ाम पे चल रही हो, जो एक इलेक्शन चोरी की सूरत में आई हो, उसका जो अखलाकी मेयार पर भी उसका इक़्तिदार में रहना इन हालात में, जब हर शख्स परेशान हो, मुल्क जवाल पजीर हो, तो वो ये मुल्क के साथ इंसाफ के तकाजे हैं कि जितनी जल्दी अवाम को फिर मौका दिया जाए तो बेहतर होगा। जो अगर ट्रुथ कमीशन भी बनता है तो कैसे बनेगा, और उसके ऊपर फिर एतमाद सारे कैसे करेंगे? किसी दिन बनेगा। ये बनते हैं, ये मुल्कों में बनते हैं। जब आपके मामलात ना चल सकें तो फिर आप माजी से सबक ना हासिल कर सकें तो फिर मुल्क जाते हैं, माजी को देखते हैं, किसी की हद तक के लिए नहीं, किसी को सजा देने के लिए नहीं, इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम इस मुल्क की हकीकत को अवाम के सामने रखने के लिए होता क्या रहा है मुल्क। आपने मेरे ही शो पे कहा था कि आपको 70 की दिहाई के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें से किसी के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। मुझे पाकिस्तान जब से बना किसी इलेक्शन पे एतमाद नहीं, किसी इलेक्शन पे फेयर नहीं हुए कभी नहीं, हमेशा रिग्ड हुए या टेम्पर हुए, हमेशा कुछ मकासद उनसे हासिल करने की कोशिश की गई। जो लोग इक़्तिदार में थे उन्होंने हमेशा ये, अनफॉर्चुनेटली आप भी उसका हिस्सा रहे। जब आप इक़्तिदार में आए, मैं कभी किसी ऐसे मैंने कभी आमरीत का साथ नहीं दिया ज़ाती तौर पे, सिर्फ आपकी बातें। मैं गलतियां सबसे हुई हैं, इस अवाम में सब नंगे हैं। इलेक्शन चोरी करने वाले भी नंगे हैं और उससे फ़ायदा हासिल करने वाले भी नंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना है ना सर, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ कायदे-आज़म ही मुस्तस्ना रह जाएंगे। अच्छा, इतनी गंभीर हमारी हिस्ट्री है, कम से कम जो तारीख मैंने देखी और पढ़ी है तो मामला काफ़ी गंभीर है। चाहे वो 2013 के इंतखाबात थे, 2018 के जो इलेक्शन भी था, उसमें किसी सतह पे किसी किस्म की धांधली कुछ मकासद हासिल करने के लिए की गई। वजह क्या है? वजह मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आइन की कोई एहतराम नहीं है। हम समझते हैं कि हम बेहतर जानते हैं, आइन गलत है, और हम मुल्क के वतन है और हम मुल्क चलाएंगे और हमारे फैसले होने चाहिए। इस तरह मामलात मुल्क के नहीं। आप लोग पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहे तो आप लोगों को निदामत है कि जो मांग चुका हूँ, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, बार आपसे फिर मांग लेता हूँ मुल्क के अवाम से कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो हम उनकी माफ़ी चाहते हैं। लेकिन बारात में और भी बहुत से बाराती थे और रिश्ता देने वाले भी कुछ लोग थे। सारे ही मैं बराबर है, उनको बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। बरी ज़िम्मा यहाँ कोई भी नहीं है। माशाल्लाह सब का हिस्सा है। किसका हिस्सा ज़्यादा है ये ट्रुथ कमीशन के हकायक सामने आएंगे। अगर कभी बना तो, अगर कभी ये बनेगा, आप देख लेना, ये बनेगा और सबके नाम आएंगे। मैंने कुछ किया वो भी आएगा, क्योंकि ट्रुथ कमीशन में आप सिर्फ हकायक को इकट्ठा करते हैं, अवाम खुद अखज़ कर लेते हैं कि हकीकत क्या है। अब बाजी साहब, आप लोग ज़मीनी इंतखाबात जीत रहे हैं, आप लोगों की लीड भी अच्छी है, आपकी अपनी सीटें आपके साथ इंटैक्ट हैं, आपका वहाँ पर वोट बैंक भी इंटैक्ट है। जब सिचुएशन ऐसी है तो मेरे ख्याल में एजिटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ जाने से बेहतर ज़्यादा ये नहीं है कि
अगर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आपके पास मामलात आते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठ जाएं, तो फिर बैठना मुनासिब नहीं? जी बिल्कुल, मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म दे देना इस मुल्क के सदर, जिम्मेदारी उठाएं कि मुल्क का इलेक्शन चोरी नहीं होगा। आप एक ऐसे मुल्क में हैं जिसमें 74 साल में एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जो चोरी नहीं हुआ। इसका रोना तो ट्रम्प भी रोते हैं, तो हम तो पूरी दुनिया में है सर, ये तो हम खारिज इम्कान करार ही नहीं दे सकते। दुनिया गलत है तो हम भी गलत हैं, फिर ये बेहतरी तो ना हुई ना। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें, इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसा कर दें कि हमारे मुल्क का इलेक्शन चोरी ना हो। मैं उस इलेक्टोरल रिफॉर्म का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो ओपनली कह दिया है कि जब से पाकिस्तान बना है हर इलेक्शन में मुदाखलत हुई है। आप फिरदौस आशिक आवान साहिबा नामी शख्सियत को जानते होंगे सर? नाम सुना है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा की बात की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ट्रेंड यही है कि गवर्नमेंट जिस चीज़ की अनाउंसमेंट करती है अपोजिशन हमेशा उसके अगेंस्ट चलती है। ये ट्रेंड है आज के नहीं, हमेशा हम ऐसे नहीं होता। हमने सर मेरा सवाल सुन लेते तो आपको मजा आता है सवाल का। अपोजिशन हमेशा एंटी जाती है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने अभी हाल ही में फरमाया है कि क्योंकि कोविड-19 है, पेंडेमिक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन होने जा रहा है, तो किसी को पपियाँ झपियाँ अलाउ नहीं है ईद के ऊपर। तो क्या अपोजिशन उनकी ये बात मानेगी या ट्रेंड को फॉलो करते हुए एंटी चलेगी और खुल के ईद पे? नहीं, जिंदगी में कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, अगर ऐसा मामला रिस्क ले सकते हैं। यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। उन्होंने पहले भी ये भी बताया था कि ये कोविड, क्योंकि डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था कोविड लगता भी अपना मास्क नहीं पाया थी उन्होंने? नहीं, उन्होंने तरीके बताए थे कि कोविड आपको कैसे लग सकता है। वो भी आप जरा उनका बयान देख, शुक्र है लग सकता है वाली बात की है उन्होंने, उसके तरीके उन्होंने बताए थे कि कोविड कहाँ से अंदर जिस्म में दाखिल होता है। शुक्र है वो लग सकता है वाली बात की है, ये नहीं कहा कोविड कैसे काटता है, ये नहीं बात की। चलें जी, अब महंगाई के ऊपर बादशाह साहब, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, पब्लिक की नजरें अपोजिशन की जानिब है और अपोजिशन भाई अपोजिशन हुकूमत नहीं चला रही ना सर, वो नजरें अपने ना रखे। मैं आपको सीधी बात सर, लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है जी। जब वेटिंग खत्म होगी तो फिर आपसे बात में तो वेटिंग कब तक है? जब तक कोरोना है तब तक हम इंतजार करें। जब तक आपने एक खेल खेलना आप खेल लें, खेल तो खत्म हो गया। नैब का किरदार सर, नैब का किरदार मुल्क की तबाही में पहला नंबर 1 किरदार नैब का है। शौकत तरीन साहब की प्रेसर आपने सुनी होगी 2 दिन पहले जो उन्होंने किया, शायद आपके तब जुमले कोट एंड कोट पहुँचे हों। उन्होंने FIA नैब दोनों को तनबीह की है और साथ में ये कहा कि हमें इसकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जब शौकत तरीन साहब तो खुद नैब के केसों में हैं, उनका नाम है, वो खुद जानते हैं कि हालात क्या हैं। आज मुल्क के वज़ीर ख़जाना है तो कोई अमल भी करें, काबीना में इस मामले को डिस्कस करें, इस मामले को ख़त्म करें। ये बिल्कुल हकीकत है कि आज मुल्क की तबाही का जो मीशत की तबाही है पिछले 3 साल में, अगर उसकी एक जिम्मेदारी किसी पे जाती है, जो हुकूमत तो है ही है, वज़ीर-ए-आज़म जो कर रहा है वो तो खैर गैर मामूली है, लेकिन अगर कोई एक इदारा जिम्मेदार है तो वो नैब है। पूरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ख़त्म कर दिया है, ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दिया है, कोई फैसला मुल्क में नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म जो मर्जी बातें करता रहे, काबीना जो मर्जी फैसले करती रहे, कुछ भी नहीं होगा मुल्क। क्या बात कर रहे हैं सर, वज़ीर-ए-आज़म इतना ज़बरदस्त वो पकौड़े समोसे वालों से जाके मिले हैं, आपने नहीं देखी वीडियो को? नहीं, मैं देखी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो गए। और मैं कमाल बात ये थी कि आगे बंदे कोई नहीं था। हाँ। एक बाजार भरा हुआ था और सुबह 11 बजे पकौड़े तले जा रहे थे, आदमी वहाँ कोई नहीं था, समोसे तले जा रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान शरीफ में मैं खुद निगरानी करूँगा कीमतों की। और मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि वज़ीर साहब जो बात करते हैं वही मामला तबाह हो जाता है। तो हमने इसे लोग बारहा कहते रहे, खुदा के लिए कामों की खुद निगरानी ना किया करें, किसी और पे छोड़ दें, क्योंकि जिस काम की निगरानी आप अपने ज़िम्मे लेते हैं वो तबाह हो जाती है। यही हाल अप्रैल में हुआ, 11.1% की महंगाई आ गई अप्रैल के अंदर, जब निगरानी वज़ीर साहब ने ली। तो हमें वज़ीर साहब की निगरानी से बचाएं, उनकी निगरानी से बचेंगे तो कुछ आगे चलेंगे। शौकत तरीन का 1.5 महीने पहले वज़ीर ख़जाना बनना बजट से कोई वंडर्स कर पाएगा या जो डूब गई मईशत डूब गई, कुछ नहीं है पीछे? जो शौकत तरीन साहब ने कहा है उसको कुछ सुन लें वज़ीर-ए-आज़म साहब। उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि पिछले 3 साल में जो आपने तबाह किया जिम्मेदार आप हैं। ऐसा ही है, उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर ऐसा ही है। फिर
उनकी बात या गलत है या सही है, ये हुकूमत फैसला कर लेकिन ले। तबसरा निगार तज्जियाकार ये कहते हैं कि शौकत तरीन साहब अपोजिशन की बी टीम के 11वें खिलाड़ी हैं। बी टीम के 11वें खिलाड़ी हैं। अपोजिशन से मिले हुए हैं। क्रिकेट टीम है, कौन सी टीम? क्रिकेट होगी। क्रिकेट टीम में 11 होते हैं और 12वां खिलाड़ी बाहर बैठा होता है। ये 11वां खिलाड़ी कह रहे हैं खेल रहा है उत्थे उन्होंने टीम च खेल रहा है। नहीं तो सारे वजीर ही पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, इस हुकूमत के अक्सर वजीर पीपल्स पार्टी के। थैंक यू वेरी मच सर, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए और इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट का हिस्सा बने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ आज एक्सक्लूसिवली इस नेशनल डिबेट पर मौजूद थे। आज हमने बड़ी जो डेवलपमेंट है, शहबाज को परवाज से क्यों रोका गया, इसके ऊपर बात की है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये खुलकर कहा है, खुले बंदों कहा है और कोट अनकोट कहा है कि ये जिसने भी किया है उसने घटिया हरकत की है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे और कोर्ट के ऑर्डर्स का एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को फॉलो किया जाना चाहिए था। गुस्से और बरंगीख्तगी का आलम आपने मुलाहजा कर लिया। अब बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की है, कुछ आज हमने डिस्कस की है, लेकिन आने वाले प्रोग्राम में हम एहसन इकबाल साहब से तफसीली इसके ऊपर बात करेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का स्टैंड क्या है और क्यों वो साथ नहीं बैठना चाहते हुकूमत वक्त के, इस पर बात होगी। लेकिन आज के इस नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।